जिसके बारे में मैं कह रहा था कि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू हैव पर बाकी क्लास फेलोज को भी बुला लें। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ये एक मेजर टॉपिक है। 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी होता है बिकॉज इसमें एक दो चीज़ें टेक्निकल सी हैं। अब इसमें सबसे पहले तो मैं राइबोसोमल डीएनए की बात करूँगा, फिर मैं न्यूक्लियोलस की बात करूँगा और उसके बाद फिर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। ठीक है जी। राइबोसोमल डीएनए और आरडीएनए, अगर आप इस पिक्चर को देखें, दिस इज बेसिकली अ समरी ऑफ राइबोसोमल कंपोनेंट्स। प्रोकैरियोट्स में 23 एस आर एन ए, 5 एस आर एन ए, 16 एस आर एन ए। यूकैरियोट्स में 28 एस, 5.8 एस, 5 एस और 18 एस आर एन ए प्लस these number of proteins. They make up the subunits and then the complete ribosome is made. We have multiple copies of ribosomal RNA genes present in the genome. Therefore, we call them as rDNA genes. यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो millions of ribosomes are present और उनको बनाने के लिए डजन्स ऑफ जो है उनको बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो जीन्स की ज़रूरत पेश आती है। अगर परसेंटेज वाइज निकाले, मैंने कल लेक्चर में भी बताया था कि 80% आरएनए ऑफ द सेल इज़ राइबोसोमल आरएनए और जो जीन्स इनको कोड करते हैं हम उनको राइबोसोमल आरएनए कोडिंग जीन और हम उनको आरडीएनए भी कह सकते हैं। Don't confuse it with recombinant DNA. This is not recombinant DNA. This is ribosomal DNA. Like transfer RNA genes, these genes are also found in clusters. और ये genes जो हैं आपस में लिंक होते हैं या आप कहना सेपरेटेड बाय अ स्पेसर विच इज़ नॉन ट्रांसक्राइबेबल। अब आगे चल के इसकी फर्दर डिटेल आएगी। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन जीनोम में ऐसे 5 क्लस्टर पाए जाते हैं डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर एंड वी नीड पॉलीमरेज 1 टू ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन, आप लोगों ने जब भी सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें न्यूक्लियस के साथ आपने कहा कि देयर इज़ अ डार्कली स्टेन्ड स्पॉट इन द न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। वाई दैट इज़ अ डार्कली स्टेन्ड स्पॉट? कोई आंसर कर सकता है? ओके सर क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम की टिप्स होती हैं वो इनके साथ जुड़ी होती हैं और ये तो डार्कली स्टेन्ड तब होते हैं जब सर वो टिप्स जो होती है ना टीलोमर्स जी जी। वो इसके साथ जुड़ते हैं। ये बड़ा इसके बारे में न्यूक्लियोलस के साथ। ऐसी बात नहीं है। चलें अगला सवाल इसी से रिलेटेड। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियोलस कहाँ जाता है? सर साइटोप्लाज्म में वो हो जाता है डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स हो जाता है। ये दोनों डिसअपीयर कॉन्सेप्ट हो आप लोगों को गलत है। डिसअपीयर हो जाता है, ये ठीक है। अच्छा, मैं आपको जो है ना इसकी न्यूक्लियोलस की बता देता हूँ कि एक्चुअल दिस इज़ नॉट अ फिजिकल स्ट्रक्चर। पहले बात तो ये ज़हन में रखें, जैसे राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है ना, दिस इज न्यूक्लियोलस इज़ नॉट अ फिजिकल स्ट्रक्चर जो सेल में मौजूद होता है। होता क्या है, अभी हमने बात की कि 5 क्लस्टर ऑफ जीन की शक्ल में प्रेजेंट होता है डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर और ड्यूरिंग इंटरफेस जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो जितने भी डिफरेंट क्रोमोसोम के कंपोनेंट्स या पार्ट्स हैं जहाँ पे ये क्लस्टर्स मौजूद होते हैं राइबोसोमल आरएनए के, दे कम एट अ सिंगल प्लेस। अब आप ये देख लें कि 400-500 जो जीन्स हैं और उनके मल्टीपल क्लस्टर्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन अ कॉमन एरिया और फिर ये जीन्स जो हैं ये राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब न्यूक्लियस में एक ऐसा स्पॉट मौजूद है, अगर मैं ये न्यूक्लियस ड्रॉ करूँ, ये एक ऐसा स्पॉट मौजूद है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा है, जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए की जीन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंसनट्रेट हुई है। और जब आप इसको हीमाटॉक्सिलिन स्टेन देते हैं ना, हीमाटॉक्सिलिन स्टेन न्यूक्लिक एसिड्स को स्टेन करता है जिसमें डीएनए भी शामिल है, जिसमें आरएनए भी शामिल है।
पूरे न्यूक्लियस में स्कैटर्ड क्रोमेटिन नेटवर्क मौजूद है, कहीं कहीं मैसेंजर आरएनए मौजूद होगा, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है जहाँ पे बेशुमार आरएनए और बेशुमार जो है राइबोसोमल डीएनए के जीन्स मौजूद हैं। सो दिस रीजन गेट्स डार्कली स्टेन्ड। ये बात क्लियर है? और जब हम बात करते हैं दैट इट disappears बिफोर सेल डिवीजन, उसकी रीज़न आपने पढ़ी हुई है, खुद पढ़ी हुई है, क्या है? बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम स्टार्ट्स कंडेंसिंग एंड एट द लाइक प्रोफेज स्टेज के ऊपर दे आर विजिबल, मेटाफेज स्टेज पे दे आर टोटली कंडेंस्ड एंड अलाइंड ऑन द इक्वेटर। सो जब क्रोमोसोम कंडेंस होंगे तो उनके वो एरियाज जहाँ पे क्लस्टर्स मौजूद थे राइबोसोमल आरएनए के, they are no more in the common area, they are no more overlapping. So when they are no more overlapping, this kind of dark stain is no more available to see. So this actually happens कि disappear हो जाता है nucleolus before the start of cell division. Is clear जी? सर ये डिसअपियर वाला दोबारा से बता दें। ओके, ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि जीन्स जो हैं राइबोसोमल आरएनए की, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, और जितने क्लस्टर्स हैं दे आर कंसंट्रेटेड इन वन रीजन ऑफ द सेल। जो सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमोसोम जब कंडेंस होना शुरू होते हैं तो वो जो ओवरलैपिंग पार्ट्स हैं क्रोमोसोम के, दे लीव दिस पर्टिकुलर कॉमन प्लेस, बिकॉज ये क्रोमोसोम अब एक बन गया, ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, नो वन इज ओवरलैपिंग द अदर क्रोमोसोम। So at that time, you don't see any darkly stained object because number one, the chromosomes are fully condensed. Number two, there are no overlapping of the clusters of DNA which carry the ribosomal RNA genes. So that is the reason we don't see any nucleolus at the beginning of the cell division. एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। जब हम न्यूक्लियोलस को स्टडी करते हैं दैट व्हाट इज प्रेजेंट देयर, हम इसको दो या तीन कंपोनेंट्स में, अगर ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन डिवाइड इट इनटू टू कंपोनेंट्स। एक को हम कहते हैं ग्रैन्युलर जोन और दूसरे को हम कहते हैं फाइब्रिलर जोन। ग्रैन्युलर कंपोनेंट जो है दैट इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। और ग्रेन्यूल्स क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स असेंबल हो रहे होते हैं और डिफरेंट राइबोसोमल सब यूनिट्स डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर होते हैं। कोई स्मॉल होगा, कोई लार्ज होगा, कोई स्टार्ट हो रहा होगा असेंबल होना, कोई जो है वो फिनिश हो रहा होगा असेंबल होना। सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट हियर। फिर उसके बाद फाइब्रिलर सेंटर जो है उसको हम दो रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है फाइब्रिलर सेंटर, बिल्कुल सेंटर में है, और दूसरा डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट। अब जो डेंस फाइब्रिलर, एक सेकेंड, यस, फाइब्रिलर सेंटर इज इन द सेंटर एंड द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट इज इन द पेरिफेरल रीजन। ये जो फाइब्रिलर सेंटर है दिस इज बेसिकली द एरिया जहाँ पे हमारे पास राइबोसोमल डीएनए मौजूद है, इन जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन मौजूद है। और यहाँ से जो आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है वो जिस एरिया में कंडेंस्ड है या इकट्ठा, नॉट कंडेंस, इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसको हम डेंस फाइब्रिलर जोन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स सेंटर देखें, यहाँ पे डीएनए है दैट कैरीज द राइबोसोमल आरएनए जीन्स। इसके पेरिफेरी में हमारे पास फाइबर्स की शक्ल में आरएनए जो ट्रांसक्राइब हुआ है वो पड़ा है, और इसके पेरिफेरी में ग्रैन्युलर जोन जो कि राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोमल सब यूनिट असेंबल हुए हैं वो मौजूद हैं। सो वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई द nucleoli with three distinct regions: a granular component in the periphery, then a dense fibriller component and fibriller component. यहाँ तक बात क्लियर है जी? Yes, sir, clear. Okay, then we move next. Next is a process of gene amplification. अब मैं Sir, gene ribosomal amplification की प्रोसेस की, जी पूछें। सर राइबोसोमल डीएनए वो होगा जिस डीएनए में राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन है करनी है, उसको राइबोसोमल डीएनए का, डीएनए कहेंगे। डीएनए का वो सेगमेंट जो राइबोसोमल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, या आसान जुबान में राइबोसोमल आरएनए बनाने वाले जीन्स। ठीक है। ओके सर।
अच्छा, जीन एम्प्लीकेशन के प्रोसेस की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगा। अभी हमने 5s RNA की बात की और वहाँ पे हमने कहा है देर आर 20,000 जीन्स। ठीक हो गया। राइबोसोमल RNA की देर आर अराउंड 400 जीन्स। अब अगर हम कहें कि एक तरफ एक रेप्लिकेशन साइकिल में 5s RNA के 20,000 मॉलिक्यूल बनते हैं और दूसरी तरफ जो है वो 400 राइबोसोमल RNA के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और जीन एम्प्लीकेशन जो है वो क्या चीज़ है? ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट में ही ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई थी डेवलपमेंटल स्टडीज़ के ऊपर, वहाँ पे हमें बेशुमार प्रोटीन्स की ज़रूरत पेश आती है और हमें काफ़ी ज़्यादा राइबोसोम की ज़रूरत पेश आती है। तो होता क्या है कि जो हमारे राइबोसोमल DNA के कंपोनेंट्स हैं, या आप ये कह लीजिए जो न्यूक्लियोलाई हैं विद इन दी oocyte, दे लाइक एम्पलीफाई। अब ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, ये पिक्चर में जितने ब्लैक डॉट्स हैं, डेंस ब्लैक डॉट्स, ईच वन इज़ अ न्यूक्लियोलस। दैट मीन्स हमारे पास जो क्लस्टर्स हैं राइबोसोमल DNA के, they have been amplified, they have been increased, and everything is in expression, so that we can get sufficient quantity of ribosomal RNA. So this is by nature कि वो साइड जब डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारे पास 5s RNA की 20,000 जीन वर्किंग कर रहे होते हैं, राइबोसोमल RNA के 400 जीन्स वर्किंग कर रहे होते हैं, बट दे गेट सिंप्लीफाइड बाय अ प्रोसेस and they transcribe sufficient quantity of ribosomal RNA, which is required by the zygote for its development. Now, how the genes are arranged, पहला सवाल, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसके आगे लेके चलेंगे। सारे प्रोसेस को समझने से पहले आपको ये दो पिक्चर जो हैं राइट साइड के ऊपर देखनी है। These pictures basically are electron micrographs of clusters of ribosomal RNA और ribosomal DNA। अगर आप देखें, अगर मैं इसको पिक्चर को अगर ड्रॉ करूं, किसी एक भी पार्ट की बाउंड्री ड्रॉ करूं, then it can appear like a Christmas tree, या आप इसको कह लें कि कोई एक प्लांट है, सरू का पौधा जैसे होता है कि बेस के ऊपर उसके जो हैं वो पत्ते या शाखें बड़ी होती हैं, जो ऊपर जाता है उसकी शाखें छोटी होती रहती हैं। सो दिस इज़ वन राइबोसोमल DNA जीन जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। अब अगर इसी पिक्चर को एनलार्ज करके यहाँ पे देखें, या फिर एक मिनट ये वाली पिक्चर देख लें, दैट इज़ मोर क्लियर। नाउ दिस इज़ just like a tree with top over here and base over here. ये जो central axis है, this is basically the DNA, and these lateral branches like this one हो गया, this one or this one, these are ribosomal RNA molecules. As you start from the start of the gene, the length of RNA is shorter. That means यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे आप उस जीन के एंड की तरफ मूव करते हैं या डाउनस्ट्रीम की तरफ मूव करते हैं, राइबोसोमल RNA की लेंथ ज़्यादा होती है, और जब इसको एज अ होल पिक्चराइज किया जाता है, देन इट अपीयर्स लाइक अ क्रिसमस ट्री विद नैरो टॉप एंड वाइड बॉटम। यहाँ तक बात क्लियर है जी? यस सर। Okay. So now when we talk about ribosomal DNA genes, अभी हमने बात की the genes are separated. जी सर बनता असल में एक राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन से ना, तो बस उन्होंने दिखाया सीक्वेंस, इसलिए वो ट्री की नहीं शक्ल। नहीं 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 नहीं, एक नहीं बनता, मल्टीपल बनते हैं। दिस इज एक्चुअल पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको विजिबल है ना, दिस इज एक्चुअल पिक्चर जो कि सेल के अंदर जो सेल के अंदर हो रही है ट्रांसक्रिप्शन, उसकी पिक्चर है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ली गई। ठीक है, ये एक नहीं बनता, मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसक्राइब्ड एट द सेम टाइम। ओके जी, अब अगर इस पिक्चर को आप देखें,
This block is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. ये 5 राइबोसोमल आरएनए की जीन्स हैं। इनके दरमियान ये जो सेगमेंट है, this one is non-transcribable. Sorry, this one over here up till this point, this is non-transcribable spacer. और ये जो पार्ट है, ये वाला, this is a promoter. If you follow it, this is going to be like this: gene, spacer, gene, spacer, gene. Now, if we have to go in detail of this particular picture, पहले इस पिक्चर को समझ लें, then you will understand the complete process, what actually happens. ये जो enlarged part है ना, that is carrying one spacer DNA, one promoter and one gene. या इसको मैं इस तरह से कह देता हूँ, अभी आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये जीन नंबर 1 इज दिस पार्ट, ये यहाँ से पिक्चर एनलार्ज हुई है, और ये जीन नंबर 2 इज दिस पार्ट, यहाँ तक की पिक्चर है। हमारे लिए जो रेगुलेटरी एलिमेंट है वो सेंट्रल पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं स्पेसर एंड प्रोमोटर। प्रोमोटर की पहले बात कर लें। दिस पर्टिकुलर पार्ट, like every other gene हमने बात की, there is a promoter. Promoter is labeled with minus sign, minus 78 and minus 114 is the point which has a sequence specific for the attachment of transcription factor. So transcription factor will come and bind to this sequence. Then polymerase 1 will come and bind with this sequence, and then transcription will occur. ये तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। राइबोसोमल आरएनए के जो जीन्स हैं, उनकी जो डिटेल या ख़ास प्रॉपर्टी है, दैट इज़ प्रेजेंट इन दिस स्पेसर डीएनए। अब स्पेसर डीएनए को जब आप सीक्वेंस करते हैं, देन देयर आर सम यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पेसर डीएनए। कलर कोडिंग को देखते हैं। मैंने ग्रीन और रेड कलर का प्रमोटर ड्रॉ किया है। दिस प्रमोटर duplicates itself in the spacer DNA. You can see the duplicated promoter over here. Is clear? So when we sequence the spacer DNA, we find out that the sequence of promoter is repeated and repetitively present in the spacer DNA. उसके बाद दो duplicated promoters के दरमियान एक ये वाला जो है सीक्वेंस, जब का एनालिसिस किया गया, इट वाज ऑब्जर्व कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मौजूद हैं, दे आर सिमिलर टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट। 80 to 90% homology is there. So let me repeat. We have gene associated with promoter. Promoter has transcription factor binding site minus 78 to minus 114, with which transcription factor bind and RNA polymerase performs the function of transcription. When we study the spacer DNA, it has specific properties. Number 1 property, that it has duplicated promoter. Number 2 property, it has a sequence which is 80 to 90% similar with the transcription factor binding site of the promoter. In other words, हम ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर है, इसका जो सीक्वेंस है वो मोर और लेस कंसंट्रेटेड है, या बहुत ज़्यादा उसमें सीक्वेंसेस मौजूद हैं ताकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसको अट्रैक्ट किया जा सके यहाँ पे। सो दिस इज़ ट्रू, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर is attracted by these duplicated promoters. इसका फ़ायदा क्या है? That ribosomal RNA has to be extensively transcribed, और उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमें हर वक्त नज़दीक चाहिए, इन जीन्स के पास चाहिए। So this is just like a kind of dummy promoters which are present in the spacer, ताकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इधर उधर निकल ना जाए प्रोटीन किसी और के साथ फॉलो करते हुए। अब अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट के सिमिलर सीक्वेंसेस यहाँ मौजूद हैं, डुप्लीकेटेड प्रोमोटर्स मौजूद हैं, देयर कम्स अ प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ बाइंड कर सकता है, और जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होगा तो आरएनए पॉलीमरेज भी बाइंड होगा। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दे स्पेसर डीएनए की। यस, इट हैपन्स, बट नेचर हैज गिवन अ स्पेसिफिक checkpoint or specific safety mechanism. At -225 position, we have a poly T sequence. This poly T sequence is called as fail-safe terminator. अगर कोई डुप्लीकेटेड प्रमोटर जो है वहाँ से स्पेसर डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुई है, वो इस फेल सेफ टर्मिनेटर पे आके टर्मिनेट हो जाएगी, because this is a checkpoint which tells the system that this is a spacer DNA, this is not a gene, so you are not supposed to be transcribed. यहाँ तक बात क्लियर है जी? सर इन्हें डुप्लीकेटेड क्यों कह रहे हैं प्राइमर्स? प्राइमर्स नहीं, डुप्लीकेटेड प्रोमोटर्स, क्योंकि प्रोमोटर है ना, ये सीक्वेंस जो है एग्जैक्ट सीक्वेंस जो है स्पेसर डीएनए में रिपीट हो रहा है, फिर ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इनको डुप्लीकेटेड प्रोमोटर सीक्वेंस कहा होगा। तो सर फिर इनका मतलब इस जैसा प्रोमोटर आगे मौजूद है, डुप्लीकेटेड प्रोमोटर जैसा ही, तो आगे उन्होंने जीन बनानी है, तो फिर इनको बनाने का क्या फायदा? ये अगर बन जाएगी इनकी आगे, यहाँ पे ऑपरेटर रीजन कौन सा है? तो फिर इनका क्या फायदा? अभी बताता हूँ। ऑपरेटर रीजन ये है जो सबसे वाइड है, जीन 1 लिखा हुआ है और जीन 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये डुप्लीकेटेड प्रमोटर बना ही नहीं गए, दिस इज बाय नेचर, ठीक है। अब नेचर फेवर्स द थिंग्स, मैंने आपको इसकी लॉजिक दे दी, इसकी लॉजिक क्या हो सकती है कि हमें जो है वो राइबोसोमल आरएनए एक्सटेंसिवली चाहिए सेल की डिमांड को पूरा करने के लिए, और उसके लिए जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की ज़रूरत होती है। आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक पर्टिकुलर रीजन में कंसंट्रेट अगर करना है तो आपको कोई ना कोई तो अट्रैक्शन देनी पड़ेगी ना, यहाँ तो कोई ऐसी टैग्स बनाने पड़ेंगे कि वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में बाइंड कर जाए। जैसे अगर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वो चैनल प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं कि अगर वो चैनल प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है वो वहीं की वहीं रहेगी, हमारे पास यहाँ पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। So nature has favored this concentration of transcription factor in the local area by providing these duplicated promoters, ठीक है। और उसके बाद नेचर ने ये भी इंश्योर किया कि नॉन ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर जो है वो ट्रांसक्राइब ना हो जाए, उसके लिए नेचर ने यहाँ पे फेल सेफ टर्मिनेटर सीक्वेंस भी जो है वो कहने के दिया हुआ है। दिस इज व्हाट वी फिगर्ड आउट, वी हैव नॉट मेड इट, पहली बात ये क्लियर कर लें, ठीक है। ओके जी, सो दिस वाज द राइबोसोमल आरएनए जीन्स हैविंग एन ऑपरेटर रीजन। इसके बारे में हमने डिटेल में कोई बात नहीं की बिकॉज इट विल बी ट्रांसक्राइब्ड। प्रोमोटर रीजन में हमने स्पेसर की बात की विच इज़ नॉन ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर। नॉन ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर जो है दैट हैज़ डुप्लीकेटेड प्रोमोटर एंड होमोलोगस सीक्वेंस, हमने इनकी बात की। अभी हमने जो बात नहीं की स्पेसर ट्रांसक्राइबेबल की, उसकी अभी हम करेंगे बात। फिर हम ऑपरेटर रीजन को डिफाइन करें तो ये ट्रांसक्राइब होता है, प्रमोटर का रेगुलेटरी रोल है, और बाकी चीज़ें ये मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब आ जाएं ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर के ऊपर, ये मैं नेक्स्ट आगे चल के जो है ना इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर हो चुकी है देन वी प्रोसीड फर्दर। सो नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर इन दिस पिक्चर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है एंड यहाँ पे आकर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो रही है, एंड ईच ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वन राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल। This one ribosomal RNA molecule is reflected here. येलो कलर के सेगमेंट्स हैं और ग्रीन कलर के सेगमेंट्स हैं। स्टार्ट में हमने बात की है कि यूकैरियोट्स में स्मॉलर सबयूनिट हैज 18S ribosomal RNA, larger subunit has 28S and 5.8S ribosomal RNA. Keep in mind one thing, these are three different molecules of RNA, ribosomal RNA, but they are transcribed as a single ribosomal RNA molecule which is shown here. अब इनमें या इसमें देखिए ये फ्रॉग में है और ये माउस में है। अगर इनमें अगर आप देखें हमारे पास दो, ये हम इसको कह देते हैं कि प्री राइबोसोमल आरएनए,
which is already transcribed. ठीक है. Now here we have two different colors, green color and yellow color. Green colored segments, they will make up the ribosomal RNA, which will become part of the ribosomes, whereas these yellow colored segments, they will be deleted, they will be spliced out. So अब अगर हम दोबारा से बात करें स्पेसर डीएनए की, these are again the spacer DNAs, but these are transcribable spacers. यहाँ पे बात क्लियर है जी आपको? एक सेकंड में I'll get back. जी सर जो येलो था वो क्या था? येलो वन जो है, दिस इज ऑल्सो स्पेसर डीएनए, बट दिस इज ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर. अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे नॉन ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर की. सो दिस येलो कंपोनेंट इज द ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर. जो नॉन ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर है दैट इज पार्ट ऑफ डीएनए. जो ट्रांसक्राइबेबल स्पेसर है दैट इज पार्ट ऑफ आरएनए एज वेल. देन मैंने आपको ये बताया that ribosomal RNA is transcribed as a single large molecule which is 45S in size. और post transcriptional modification के नतीजे में we get it like what I call 18S RNA, or we get the 28S ribosomal RNA, and we get the 28S ribosomal RNA. This slide actually shows you where are the points of cleavage during post-transcriptional modification. If you look at this starting picture, just one second. I have to switch to the charger. Okay, so if you look at this picture has different points with numbers like 1, 2, 3, 4 and 5. उससे पहले जो टॉप पे पिक्चर है, this is the start of the transcription and this is the end point of the transcription. This is complete ribosomal RNA which is transcribed. Once this transcription is completed, then we get this ribosomal RNA which is 45S in size. इसमें जो thick green lines हैं, these are the sites which will become mature ribosomal RNA. जो thin green lines हैं, they are going to be removed as a result of post transcriptional modification. उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मतलब पहले ये एक पॉइंट है नंबर 1 और यहाँ पे ये नंबर 2. these are the sites of cleavage. This is the site of cleavage, this is the site of cleavage and this is the site of cleavage. सबसे पहले स्टेप में जो 5' end और 3' end के जो फ्रैगमेंट्स हैं, they are trimmed and they are removed, leaving behind 41S single molecule
ऑफ राइबोसोमल आरएनए। दूसरे स्टेप में या तो पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जो है वो क्लीवेज हो सकता है या पॉइंट नंबर 3 के ऊपर क्लीवेज हो सकता है। In any case, we get two different molecules. One is this one, 18S RNA molecule. The second one carrying the 28S and 5.8S ribosomal RNA. Or we get again the a bigger molecule like 20S, which is trimmed to 18S, and a larger molecule which is 32S in size. So this 18S is readily available to go out in the granular zone and make up the ribosomal subunit, whereas 32S still has to be processed into 28S and 5.8S. अगर हम टाइम फ्रेम देखें, 28S and 5.8S takes about 2 hours to be available for making up the larger ribosomal subunit. So आपने बुक में पढ़ा होगा that smaller ribosomal subunit appears first as compared to the larger ribosomal subunit. उसकी रीज़न भी यही है कि साइटोप्लाज्म में अगर हम राइबोसोम्स को या सबयूनिट्स को ट्रेस आउट करें, then the smaller subunit comes first because 18S ribosomal RNA becomes available for packaging earlier than these 28S or 5.8S ribosomal RNA. And then we get these ribosomal subunits released in the cytoplasm where they are going to be involved in translation. So post transcriptional modifications के हवाले से सिर्फ क्लेवेज या स्प्लाइसिंग या रिमूवल ऑफ सेगमेंट्स ही नहीं है, उसके अलावा मॉडिफिकेशन भी शामिल है इसमें। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली मिथाइल ग्रुप्स आर एडिड, अबाउट 100 मिथाइल ग्रुप्स ऐड किए जाते हैं डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर। 90 के करीब जो है यूरिडीन्स को सूडो यूरिडीन में कन्वर्ट किया जाता है। और अगला क्वेश्चन फिर ये बनता है कि जब हमारे पास ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इनमें से जो सेगमेंट्स डिलीट हो जाने हैं, जो सेगमेंट्स पार्ट ऑफ मैच्योर राइबोसोम्स बनने हैं, तो हमारे पास मिथाइलेशन कहाँ पे होती है? कीप इन माइंड मिथाइलेशन विल ओनली हैपन इन दोज एरियाज which are going to be part of mature ribosomal RNA molecules. Those areas which are going to be deleted, they are not going to be methylated. And that's all about ribosomal RNA transcription.